So we were talking about rough-grained privileges. Rough-grained privileges जो है, this means that users or processes have access rights which are fixed over time. जैसा कि हमने एग्जांपल दी कि हम उसको स्टार्ट में ही उसके तमाम जो है वो राइट्स हैं वो allocate कर देते हैं. And the example of this is in traditional Unix system, processes जो हैं they either have rights of the associated users or that of root. Associated user rights का मतलब ये है कि जो उस यूजर के राइट्स हैं वही उसके तमाम प्रोसेसेस के राइट हैं. ये नहीं है कि उसके प्रोसेसेस के राइट्स हैं दे आर चेंजिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू द अदर प्रोसेस. और रूट राइट्स का मतलब ये है कि प्रोसेसेस जो हैं दे विल हैव the rights which are similar to the rights of the administrators, system administrators. So you can see the consequences of this scheme. Okay, now in this case Unix के अंदर if some damage occurs तो इसके after effects जो हैं they will be much greater because हमने यूजर का या प्रोसेस के जो privileges जो हैं जो उनके access rights हैं हमने कहा they are fixed over the time. However, इसका जो benefit जो है वो ये है कि management जो है it becomes easier and simpler. An opposite concept to rough-grained privilege management is fine-grained privilege management. Fine-grained privilege management जो है this means access rights या privileges जो हैं they can be enabled or disabled as per requirement. यूजर के जो भी उसको ऑब्जेक्ट्स चाहिए वो हम उसको एलोकेट कर सकते हैं, डी एलोकेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हिज करंट नीड्स. कि उसको करंटली क्या रिक्वायर्ड है. अगर उसको करंटली सिर्फ टेप ड्राइव रिक्वायर्ड है हम उसको सिर्फ टेप ड्राइव एक्सेस प्रोवाइड करेंगे. अगर उसको करंटली प्रिंटर रिक्वायर्ड है तो सिर्फ प्रिंटर देंगे, टेप ड्राइव नहीं देंगे. तो ऑन नीड बेसिस जो है वी कैन एनेबल और डिसेबल द प्रिविलेजेस. Let's take another example to explain this fine-grained privilege concept. कि privileges को जो है हम किस तरह enable या disable कर सकते हैं as per need basis. मिसाल के तौर पे जो है there is a computer operator and the job of this operator is to take the system backup. Now this operator should have rights to execute file backup commands. इसको जो है हमें क्या प्रिविलेजेस देनी पड़ेंगी बिकॉज इसने सिस्टम बैकअप लेना है. तो ऑब्वियसली जो दिस यूजर दिस ऑपरेटर शुड बी एबल टू एग्जीक्यूट बैकअप कमांड्स, फाइल बैकअप कमांड्स. इसके अलावा हमें इसको एक्सेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी उन फाइल्स की जिनका बैकअप जो है वो ये एट द एंड ऑफ द डे जो है वो लेगा. सो एक्सेस टू दोज फाइल्स विच आर से ऑन द टेप ड्राइव या जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम के ऊपर किसी के ऊपर पड़ी हुई है. इसके अलावा जो है ऑब्वियसली उस मीडियम की उसको एक्सेस चाहिए होगी जिसके ऊपर वो फाइल्स पड़ी हुई हैं. तो तीन चीजों की एक्सेस हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं. हम इसको जो है से टेप ड्राइव की एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, टेप ड्राइव के ऊपर उन सर्टन फाइल्स की एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसका ये बैकअप लेना चाहता है. और थर्डली हम इसको जो है जो बैकअप फाइल बैकअप कमांड्स हैं हम उसकी एक्सेस इसको प्रोवाइड करते हैं कि ये उनको एग्जीक्यूट कर सकता है. बियॉन्ड दिस जो है हम इसको कोई एक्सेस नहीं प्रोवाइड करते, ना हमें जरूरत है इसको प्रोवाइड करने की बिकॉज इस यूजर को से प्रिंटर की जरूरत नहीं है. इस ऑपरेटर को से सीडी रोम या जो है स्कैनर को एक्सेस करने की जरूरत नहीं है. इसको जो है वो से दूसरे प्रोसेसेस जो है वो उनकी जो है वो एग्जीक्यूशन मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है. तो लिहाजा हम इसको उनकी एक्सेस जो है वो प्रोवाइड नहीं करते. अब फाइन ग्रेन जो है इसका जो है वो आप कह लें कि इसका रिजल्ट क्या होता है कि फाइन ग्रेन के केस में जो हमारी मैनेजमेंट जो है इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स एंड इट इन्वॉल्व्स मोर ओवरहेड बिकॉज रिक्वायरमेंट्स जो है प्रोसेसेस की या यूजर्स की दे आर चेंजिंग अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम.
तो हमें टाइम टू टाइम जो है वी हैव टू बी विजिलेंट कि इस यूजर को कब क्या चाहिए, और जब भी वो रिक्वेस्ट करता है हमें उसकी रिक्वेस्ट को जो है वो हैंडल करना पड़ेगा इंस्टेंटली। तो ये जो है मैनेजमेंट ओवरहेड जो है इट विल बी इंक्रीज्ड, कंप्लेक्सिटी जो है सिस्टम की दैट विल बी इंक्रीज्ड। नाउ ये जो अभी हमने ऑपरेटर की बात की है, इसकी एग्जांपल हमने डिस्कस की है, हाउ वी कैन प्रोवाइड अ पर्टिकुलर। अब इसमें देखो एक रोल के मुताबिक जो है कि उस यूजर का रोल क्या था सिस्टम के अंदर, कि उसका रोल था बैकअप लेना। तो अकॉर्डिंग टू इट्स रोल जो है हमने इसको प्रिविलेजेस जो है या एक्सेस राइट्स जो है वो ग्रांट किए हैं। तो इसके लिए जो मैकेनिज्म्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स, दे आर नोन एज फाइल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। यानी रोल बेस्ड प्रिविलेजेस ग्रांट करने के लिए वी कैन आइदर यूज फाइल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट टेक्निक, या दूसरी टेक्निक जो है, दूसरा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म जो है, इट इज नोन एज रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। तो रोल बेस्ड जो है एक्सेस कंट्रोल जो है हम उसको एलोकेट कर सकते हैं। सिमिलरली जो है स्टूडेंट्स जो है उसका हम रोल डिफाइन कर सकते हैं कि सिस्टम के ऊपर स्टूडेंट का रोल क्या हो सकता है, अकॉर्डिंग टू दैट हम उसको एक्सेस राइट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जी लैब के अंदर जो है स्टूडेंट रोल हम डिफाइन कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो है दे शुड बी एबल टू execute their programs. They should be able to read or write to the hard disk drive. They should be able to run command interpreter या some certain softwares. For example, वो word processing कर सकता है, या जो है वो programming languages IDEs जो होते हैं उनको वो execute कर सकता है, उनको run कर सकता है, compilers को जो है वो run कर सकता है। लेकिन हम उसको से लैब सिस्टम के अंदर इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड नहीं करते। हम कहते हैं कि ये जो है ये स्टूडेंट रोल जो है ये इसको हम ब्राउजर प्रिविलेजेस नहीं देना चाहते कि ड्यूरिंग दैट टाइम जो है ये ब्राउजर या इंटरनेट को इस्तेमाल ना कर सके। तो इस पर्टिकुलर रोल के लिए, इस पर्टिकुलर यूजर के लिए या प्रोसेसेस यूजर प्रोसेस स्टूडेंट प्रोसेसेस के लिए ब्राउजर जो है एक्सेस विल बी डिसेबल्ड। ब्राउजर ऑब्जेक्ट जो है इट विल नॉट बी its access will not be granted to the students. On the other hand, there might be another role which is the faculty role, और faculty को जो है हम कह सकते हैं कि जी हम इस रोल को जो है वो ब्राउजर एक्सेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं along with the other privileges. So this is how we can manage, or we can say we can do fine grained management. Next is the domain structure. Domain structure is a technique or mechanism by which we can ensure protection. Domains जो हैं, domains processes जो हैं, they operate in protection domains. Like अभी जिस तरह हम student और faculty की बात कर रहे थे, we can say we can have two different domains in the system. A domain in which students operate their processes, and the second domain, faculty domain, in which teachers or the staff जो है they can perform their designated tasks. तो डोमेन हम कह सकते हैं डोमेन इज जस्ट लाइक अ बाउंड्री। डोमेन हमें ये बताती है व्हाट अ यूजर or process can do in the system and what it cannot do, what is the boundary of its operations or tasks or privileges. तो सिस्टम के अंदर एक यूजर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, दिस इज नोन एज द डोमेन ऑफ दैट यूजर और दैट प्रोसेस। प्रोसेसेस जो हैं, ये यूजर्स जो हैं, दे बिलोंग टू सम पर्टिकुलर डोमेन, पर्टिकुलर प्रोटेक्शन डोमेन दैट इंश्योर्स के यूजर जो है सिर्फ वही काम कर सकता है, वही वो उसको प्रिविलेजेस मिलेंगी जो कि उस डोमेन से बिलोंग करती है। डोमेन का ये भी बेनिफिट हमें होता है कि इंस्टेड ऑफ दिस कि हम हर स्टूडेंट के लिए सेपरेटली डिफाइन करें कि स्टूडेंट को जो है वो ये वाले एक्सेस राइट्स देने हैं, हम तमाम स्टूडेंट्स को हम एक सिंपल एक सिंगल डोमेन बना सकते हैं और उसके बाद तमाम स्टूडेंट्स को उस डोमेन के ऊपर जो है वो मैप कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम हर स्टूडेंट के लिए सेपरेटली जो है वो उसके रोल्स डिफाइन करें और उसके जो है वो प्रिविलेजेस डिफाइन करें। हम रोल्स और प्रिविलेजेस एक पर्टिकुलर डोमेन के लिए डिफाइन करते हैं और उसके बाद
यूजर्स को उस डोमेन पे मैप कर देते हैं। तो ये अगर आप अपने सिस्टम में देखो लैब के अंदर जो है, तो देयर विल बी सम डोमेन, सिस्टम जो है वो किसी पर्टिकुलर डोमेन से बिलोंग करते हैं और उस डोमेन के पर्टिकुलर राइट्स होते हैं। बियॉन्ड दैट राइट्स जो हैं वो यूजर या प्रोसेसेस जो है वो कोई उसको प्रिविलेजेस नहीं मिलती। तो डोमेन की जो प्रिविलेजेस होती हैं या एक्सेस राइट्स होते हैं, दे वेरी फ्रॉम वन डोमेन टू द अदर डोमेन। हाउएवर विद इन अ डोमेन वो एक्सेस राइट्स जो होते हैं दे आर सेम फॉर ऑल द यूजर्स। लाइक अगर स्टूडेंट डोमेन है तो इस डोमेन से जितने भी यूजर्स या प्रोसेसेस बिलोंग करते हैं दे विल हैव द सेम प्रिविलेजेस। हाउएवर they will have different privileges as compared to the faculty domain. तो domain to domain जो है हमारे privileges जो हैं they will vary. We can define that domain is a set of access rights. Domain जो है it will define the access rights for users as well as processes. Access right क्या चीज है? Access right जो है it is an ordered pair. It is, you can say, it is a pair that includes object as well as the operations that we can perform on that object. So this ordered pair contains object name by which we identify a particular object as well as the right sets. Right sets क्या है? Right set वो operations हैं जो कि इस object के ऊपर perform किए जा सकते हैं या ये इस particular domain के अंदर जो operations allowed हैं इस object के ऊपर। तो इन अदर वर्ड्स एक तो डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि डोमेन इज अ सेट ऑफ एक्सेस राइट्स, या हम डोमेन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं डोमेन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड corresponding operations that can be performed on these objects. Like as you can see in this figure, there is an example of a domain D1. अब इस डोमेन के अंदर जो है कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके ऊपर क्या ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। For example, this domain has three objects, domain D1, object 1, object 2, and object 3, which can be identified such as O1, O2, and O3. On object 1, we can perform read and write operation. A process, any process which is running in domain D1 or any user which belongs to domain D1, वो object 1 के ऊपर क्या operation perform कर सकता है, read या write. Object 1 कुछ भी हो सकता है, it may be some particular file. इसी तरह डोमेन D1 का कोई भी यूजर या प्रोसेस ऑब्जेक्ट O2 पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, एग्जीक्यूट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। एंड ऑब्जेक्ट O3 पे डोमेन D1 का कोई भी यूजर या प्रोसेस जो है वो रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। सो डोमेन जो है वो हमें क्या बताती है, डोमेन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड द ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन दीज ऑब्जेक्ट्स। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उस डोमेन के तमाम यूजर्स एंड प्रोसेसेस दे कैन परफॉर्म, दे हैव दीज सेम प्रिविलेजेस, दे हैव दीज सेम एक्सेस राइट्स। ये नहीं है कि एक यूजर के डोमेन D1 में एक यूजर जो है वो सिर्फ O1 को एक्सेस कर सकता है, O3 को नहीं कर सकता, दूसरा यूजर जो है वो O2 को एक्सेस कर सकता है, बाकी दो ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस नहीं कर सकता। ऐसे नहीं हो, they will have the same privileges within a particular domain. Relationship between process and domain may be static or dynamic. Okay, before we discuss this particular argument, the second part of the figure, let's discuss that. This figure gives us the idea that domains can be disjoint or they can share some particular objects and operations. मिसाल के तौर पे डोमेन D1 जो है this is a disjoint domain. It doesn't share its privileges with other domains. ये एक standalone जो है domain है. Whereas domain D2 and D3, these are not disjoint domains. They have some intersection. Intersection क्या है कि the users of domain D2 and D3, they both can
access the object O4, and the operation that is allowed on object O4 is print operation. So this privilege is shared, that printing privilege on object 4 is shared between the users or processes of domain 2 and domain 3. However, as far as the other objects are concerned in these two domains, they are not shared. For example, D2 के अंदर जो है object O2 जो है, user can perform only write operation on object O2. और कौन से यूजर जो है वो ये राइट ऑपरेशन O2 के ऊपर कर सकते हैं? सिर्फ डोमेन D2 के। डोमेन D3 के यूजर जो है इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर सकते। दे डोंट हैव प्रिविलेजेस फॉर ऑब्जेक्ट O2 because this is not shared between D2 and D3. The only shared object is O4. Similarly, डोमेन D3 जो है उसके जो है एक्सक्लूसिव ऑब्जेक्ट्स कौन से? O1 एंड O3. अब डोमेन D2 जो है उसके जो प्रोसेसेस या यूजर्स हैं, दे कैन नॉट एक्सेस द एक्सक्लूसिव ऑब्जेक्ट्स ऑफ डोमेन D3 which are O1 and O3. तो फ्रॉम हियर वी गेट द आइडिया कि डोमेन्स जो हैं दे कैन बी डिसजॉइंट और दे कैन हैव सम शेयर्ड प्रिविलेजेस, जो एक्सेस राइट्स हैं वो शेयर भी कर सकते हैं। ओके, नाउ रिलेशनशिप की हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था कि रिलेशनशिप बिटवीन प्रोसेस एंड डोमेन में बी स्टैटिक और डायनेमिक। दिस मींस कि द एसोसिएशन जो है हमारी बिटवीन अ प्रोसेस एंड अ डोमेन, इट मे बी आइदर स्टैटिक if set of resources available to the process is fixed throughout the process lifetime. तो उस केस में जो है ये स्टैटिक एसोसिएशन होगी, जो प्रोसेस और डोमेन के दरमियान एसोसिएशन है। या दूसरे केस में जो है ये डायनामिक भी हो सकती है। दिस मीन्स के जो एसोसिएशन जो है जो बिटवीन द प्रोसेसेस एंड डोमेन, इट कैन चेंज ओवर टाइम। Okay, let me give you example. What is the meaning of this? कि processes और domain के दरमियान जो association है objects के दरमियान, what is the meaning of this? This means कि for example domain D1 की बात करते हैं. Suppose there are some number of processes like process P1, P2 and P3 which belong to domain D1. अब अगर तो डोमेन और इन प्रोसेसेस के दरमियान स्टैटिक एसोसिएशन है, स्टैटिक रिलेशनशिप है, दिस मींस कि ये जो प्रोसेसेस हैं, तीन प्रोसेसेस D1 से बिलोंग करते हैं, दे हैव द सेम प्रिविलेजेस फॉर देयर लाइफ टाइम। वो प्रिविलेजेस क्या हैं कि दे कैन एक्सेस these all three processes can access the objects O1, O2 and O3 within domain D1, और उनके ऊपर जो corresponding operations हैं वो perform कर सकते हैं। This is known as static association. Dynamic association का मतलब ये है कि हो सकता है over a particular period of time process P1 जो है वो object O3 के ऊपर सिर्फ read operation कर सकता है, and say at another time this process can perform only write operation on the object O3. यानी उनकी privileges जो हैं वो need basis के ऊपर जो है वो change हो रही हैं। This is known as dynamic association between the process and the domain objects. अब again अगर तो association dynamic है, this means there must be some mechanism that ensures this concept of dynamicism. इसको इंश्योर कैसे वो करना है हमने, ये एक सेपरेट जो है वो एक इशू है। So we can say that if the association between processes and domain is static, then to implement need to know principle requires a mechanism to change the content of a domain. For example, if a process may execute in two different phases,
and it may need read access in first phase and write access in another phase. So if domain is static, we must define domain to include both read and write access. However, इसका डिसएडवांटेज क्या होगा अगर हम उसको दोनों एक्सेस प्रोवाइड कर देते हैं, रीड और राइट सेम टाइम पे, जो कि उसको डिफरेंट फेजेस में रिक्वायर्ड थी। इसका मतलब है कि दिस अरेंजमेंट प्रोवाइड्स मोर राइट्स देन अ प्रोसेस नीडेड एट एनी फेज। ऑन द अदर साइड, अगर हमारी ये रिलेशनशिप जो है प्रोसेस और डोमेन की, इट इज डायनेमिक, दिस मीन्स now there is a mechanism available that allow domain switching. डोमेन स्विचिंग का मतलब ये है कि एक प्रोसेस जो है वो अपनी डोमेन जो है वो स्विच कर सकता है ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। मिसाल के तौर पे प्रोसेस P1 जो है which belongs to this particular domain D1, it can switch its domain, it can switch to the domain D2। अब जैसे कि हम इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि एक यूजर जो कि D1 डोमेन से बिलोंग करता है, एक स्टूडेंट था, ये अब डोमेन D1 में प्रिंट प्रिविलेजेस नहीं है, ना ही यूजर जो है वो ऑब्जेक्ट O4 को एक्सेस कर सकता है। अब अगर तो डोमेन स्टैटिक है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? अगर ये यूजर जो है हमारा D1 का, इसको सपोज प्रिंट फैसिलिटी चाहिए और इसको जो है वो ऑब्जेक्ट O4 को एक्सेस करना है ड्यू टू सम पर्टिकुलर नीड, इसको जरूरत है, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी कैन, अगर हमारी डायनामिक रिलेशनशिप है तो हम सिंपली ये कर सकते हैं, हम इस डोमेन को स्विच कर सकते हैं। यूजर जो है D1 का, उसको स्विच कर सकते हैं टेम्परेरली, उसको डोमेन D2 से उसका रिलेशनशिप जो है वो स्टैब्लिश कर सकते हैं ताकि वो प्रिंट कर सके और ऑब्जेक्ट O4 को एक्सेस कर सके। हाउएवर, अगर तो ये रिलेशनशिप डायनामिक नहीं है, ये स्टैटिक रिलेशनशिप है, तो उस केस में फिर हम इसको कैसे ये प्रिंट प्रिविलेज प्रोवाइड करेंगे? Okay, in this case we have to change the objects, we have to add another object in domain D1। इसका मतलब है हमें डोमेन D1 को फिर मॉडिफाई करना पड़ेगा अगर रिलेशनशिप स्टैटिक है, क्योंकि अब स्टैटिक रिलेशनशिप में डोमेन चेंज नहीं हो सकता। स्टैटिक रिलेशनशिप में डोमेन जो है वो फिक्स्ड है, प्रोसेसेस और डोमेन जो है ये रिलेशनशिप फिक्स्ड रिलेशनशिप है। तो अब एक प्रोसेस को अगर जरूरत है O4 की और उसको प्रिंट करने का ऑपरेशन चाहिए उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो हमें डोमेन D1 को मॉडिफाई करना पड़ेगा, इसमें एक नया ऑब्जेक्ट ऐड करना पड़ेगा, एक नया एक्सेस राइट जो है, एक नया ऑर्डर्ड पेयर ऐड करना पड़ेगा, एंड दिस ऑर्डर्ड पेयर विल बी O4 कॉमा प्रिंट, यानी O4 के ऊपर प्रिंट जो है ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। हाउएवर, अब इसमें ये भी इशू आएगा कि जो बाकी प्रोसेसेस हैं जो कि डोमेन D1 में रन कर रहे हैं, अब ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस था, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट था जिसको हमने ये प्रिंट फैसिलिटी देनी थी D1 में, लेकिन जब हम इस डोमेन D1 में ये नया पेयर ऐड करते हैं तो इसका मतलब है कि ये तमाम जो प्रोसेसेस रन कर रहे हैं इस डोमेन D1 में, ये तमाम जो दूसरे यूजर्स हैं, दे विल आल्सो बी एबल टू एक्सेस दिस ऑब्जेक्ट, they can also perform now print operation. Now this is an issue, and we must have some mechanism to deal with this issue. Okay, now let's discuss how domain implementation has been achieved in Unix operating system. Unix operating system जो है वो जो protection mechanism provide करता है, it uses domain protection mechanism. In Unix जो है, domain means domain is equal to user ID. It means Unix associates domain with users. हमने पहले बात की कि domains जो है they can be associated with processes or they can be associated with users.
यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो डोमेन्स को यूजर्स के साथ एसोसिएट करता है, प्रोसेसेस के साथ नहीं। अब जो भी यूजर प्रोसेसेस हैं ऑब्वियसली दे विल बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर डोमेन। तो डोमेन्स जो हैं दे बिलोंग टू यूजर आईडीज, दे आर एसोसिएटेड विद यूजर्स। Hence, user identity जो है, user ID जो है, it determines the objects that can be accessed. अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा यूजर क्या ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है? डिपेंडिंग अपॉन दैट यूजर आईडी वी कैन डिटरमिन कि ये किस डोमेन से बिलोंग करता है ये आईडी, एंड बेस्ड ऑन दैट डोमेन वी कैन से कि ये यूजर जो है, ये पर्टिकुलर यूजर जो है, ये कौन से ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है और क्या ऑपरेशन उनके ऊपर परफॉर्म कर सकता है। अब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है डोमेन स्विचिंग कैसे होती है। अगर एक यूजर जो है उसको से उसके एक्सेस राइट्स हमने चेंज करने हैं, उसको फॉर एग्जांपल उसकी प्रिविलेज एस्केलेशन करनी है, उसको मोर राइट्स हमने ग्रांट करने हैं, तो हाउ दिस डोमेन स्विचिंग विल बी डन। यूनिक्स सिस्टम के अंदर जो है डोमेन स्विचिंग इज अकम्प्लिश्ड with the help of file system. This means every user ID is associated with some file. और सिंपली जो है हम क्या करते हैं, हम स्विचिंग कैसे करते हैं, हम इसको फाइल्स के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। फाइल के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट करेंगे कि हर फाइल जो है, बिकॉज एवरी यूजर बिलोंग्स टू सम पर्टिकुलर फाइल, एक यूजर आईडी एक फाइल के साथ जो है वो बिलोंग करता है। अब हम क्या करते हैं, ईच फाइल हैज एसोसिएटेड विद इट अ डोमेन बिट एंड ओनर बिट। दो बिट्स हर फाइल के साथ अटैच्ड होती हैं, डोमेन बिट और ओनर बिट। डोमेन बिट क्या होती है, डोमेन बिट इज सेट यूआईडी बिट, इसके थ्रू जो है हम उसका डोमेन जो है वो उसकी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और ओनर बिट जो है ये क्या होती है, ये ओनर बिट आइडेंटिफाई करती है कि इस फाइल का ओनर कौन सा है, यानी कौन सा यूजर जो है वो इस फाइल का ओनर है। तो यूजर आईडी इज दी, you can say this corresponds to the owner bit. So when a file is executed and set UID bit is on, in that case user ID is set to the owner of the file being executed. अब एक प्रोसेस, फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस आता है, वो इस फाइल को एग्जीक्यूट करता है। जब वो इस फाइल को एग्जीक्यूट करता है तो वो देखता है कि इसकी जो सेट यूआईडी बिट है वो क्या है, वो 1 है या 0 है। अगर तो वो बिट 1 है, इन अदर वर्ड्स ये बिट ऑन है, तो क्या करेगा कि उसका जो यूजर आईडी जो है दैट इज चेंज टू द ओनर ऑफ दिस फाइल। और व्हेन एग्जीक्यूशन कंप्लीट्स दिस यूजर आईडी इज रीसेट। और जब ये प्रोसेस जो है ये अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है तो इसकी यूजर आईडी दोबारा से रीसेट कर दी जाती है। ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सपोज एक फाइल है सिस्टम के अंदर विच बिलोंग्स टू यूजर बी। दो यूजर है हमारे पास, एक यूजर ए है एक यूजर बी है। ये डिफरेंट डोमेन से जो है बिलोंग करते हैं ये। अब फाइल जो है इट बिलोंग्स टू यूजर बी। यूजर ए जो है वांट्स टू एग्जीक्यूट दिस फाइल। अब क्या होगा, अगर तो उसकी सेट यूजर आईडी बिट ऑन है, सेट यूआईडी बिट ऑन है इस फाइल की, जो कि जिसका ओनर बी है, तो क्या होगा कि जो यूजर ए है उसका जो आईडी है दैट विल बी टेम्परेली चेंज टू दी बी आईडी। तो उसका आईडी चेंज हो जाएगा टेम्परेली, हम उसको बी जो है आईडी असाइन कर देंगे ताकि वो इस फाइल को एग्जीक्यूट कर सके। सो दिस इज हाउ डोमेन स्विचिंग विल बी अकम्प्लिश्ड। नाउ बिकॉज यूजर ए जो है वो इस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता था, इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता था, इसका ओनर जो था वो बी था। लेकिन चूंकि इसकी सेट यूआईडी बिट ऑन है, सो दिस मींस अब यूजर ए कैन चेंज इट्स आइडेंटिटी टेम्परेली। उसकी आइडेंटिटी जो है वो बी बन जाएगी, वो फाइल को एग्जीक्यूट करेगा और जब वो एग्जीक्यूट कर लेगा तो दोबारा इसकी आइडेंटिटी वापस रीसेट कर दी जाएगी, दोबारा बी से ए कर दी जाएगी। सो दिस इज हाउ डोमेन स्विचिंग विल बी अकम्प्लिश्ड। The second method to do the domain switching is
with the help of passwords. Unix system provides a command su. Su command temporarily switches to another user's domain. तो su command के थ्रू एक यूजर जो है वो अपनी डोमेन जो है वो चेंज कर सकता है. However, when the switching is done, the other domain's password is required. ये डोमेन स्विचिंग तभी होगी अगर उस यूजर के पास उस दूसरी डोमेन का पासवर्ड होगा. तो अगर हमारा सपोज अगेन वी टेक दिस एग्जांपल, एक यूजर ए है, एक यूजर बी है. देयर आर टू यूजर्स. यूजर ए वांट्स टू स्विच टू द डोमेन ऑफ यूजर बी. लाइक हम कह सकते हैं स्टूडेंट ए इज अ स्टूडेंट, user A is a student and user B is some faculty, and they belong to two different domains. Faculty has the print privileges and students don't have print privileges. अब एक स्टूडेंट आता है, उसको प्रिंट प्रिविलेजेस चाहिए. अब वो अपनी डोमेन कैसे स्विच करेगा, क्योंकि उसकी डोमेन में तो प्रिंट प्रिविलेजेस नहीं है. ऑब्वियसली दिस स्टूडेंट needs to switch its domain. The student can switch its domain temporarily by using the su command. लेकिन su command जो है वो obviously it needs the password of the faculty domain. उस यूजर के पास अगर स्टूडेंट के पास पासवर्ड होगा faculty domain का, only then this switching will be accomplished. अगर उसके पास पासवर्ड नहीं है तो su command जो है it will not work, because su command आप कह सकते हैं कि इट विल ओपन अ न्यू विंडो जिसमें वो पासवर्ड डिमांड करेगा कि पासवर्ड जो है उस डोमेन का प्रोवाइड करे, या एक नया डायलॉग जो है वो स्क्रीन पे अपीयर हो सकता है अगर वो कमांड प्रॉम्प्ट इस्तेमाल कर रहा है कि एंटर द पासवर्ड ऑफ द faculty domain. So this is domain switching can be accomplished with the help of passwords. However, इसका disadvantage क्या हो सकता है? Password can be compromised. ये स्टूडेंट हो सकता है ये बाकी स्टूडेंट्स को भी ये पासवर्ड दे दे, तो तमाम स्टूडेंट्स जो दे कैन स्विच देयर डोमेन टू एक्सेस द प्रिंट प्रिविलेजेस. So this could be the disadvantage of this scheme. The third mechanism is domain switching via commands. इसमें भी जो है हम कमांड्स ही इस्तेमाल करते हैं. इसमें जो कमांड इस्तेमाल करते हैं that is sudo. sudo command prefix executes specified command in another domain. अब ये इसमें पासवर्ड जो है वो रिक्वायर नहीं होता. इसमें जो है हमें क्या करना पड़ेगा, हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं sudo कमांड जो है इसके नेक्स्ट जो है वो हम ऑपरेशन का नेम लिखते हैं, यानी that this command serves as a prefix to the command that user wants to execute. तो sudo के बाद जो है हम उस पर्टिकुलर ऑपरेशन का नाम लिखेंगे जो कि यूजर परफॉर्म करना चाहता है, और वो ऑपरेशन जो है वो दूसरी डोमेन के अंदर जो है वो परफॉर्म होगा. So these are the three mechanisms which are used in the Unix operating system. Okay, another system which has the similar concept, domain protection mechanism, is Multics operating system. Multics operating system भी domain concept को इस्तेमाल करता है protection provide करने के लिए. However, in Multics operating system, domains correspond to rings, and there are different domains starting from DI to DJ. As you can see in this figure that there are n number of different rings or n number of different domains. Each ring corresponds to a different domain. Like ring 0, ये एक particular domain है. उसके बाद ring 1 आ जाता है. This is another domain. Ring 2 है, that is another domain. Ring 3 and ring n-2 and finally ring n-1, which is the outermost ring. तो every ring जो है it corresponds to a particular domain. और हर डोमेन के अंदर privileges जो है वो डिफरेंट होती हैं. रिंग 0 के अंदर privileges डिफरेंट है, रिंग 1 के अंदर privileges जो है they are different, and ring n-1 के अंदर जो privileges जो है they are different. So every domain has different privileges. Now how these privileges will be distributed? If j is less than I, this means
डोमेन I is a subset of domain DJ. यानी अगर J and I, these are two numbers, like they can refer to ring 0 और ring 1, ठीक है। तो अगर J जो है ये less than I है, this means कि डोमेन DI जो है it is a subset of domain DJ. What is the meaning of this? कि डोमेन DI जो है ये सबसेट है डोमेन DJ का। This means कि डोमेन DJ contains a set of objects and corresponding operations. जिस तरह हमने पहले बात की थी कि डोमेन क्या होती है, डोमेन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड corresponding operations that can be performed on these objects. अब डोमेन DJ जो है इसके अंदर obviously वो तमाम ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके corresponding operations पड़े हुए हैं। अब डोमेन DI इसका सबसेट है, इसका मतलब ये है कि डोमेन DI के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स और उनके ऊपर अलाउड ऑपरेशंस हैं वो सबसेट हैं उन ऑब्जेक्ट्स और ऑपरेशंस का जो कि डोमेन DJ के अंदर पड़ा हुआ है। इन अदर वर्ड्स आई कैन से कि रिंग 0 जो है इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स और उनके ऊपर ऑपरेशंस जो हम परफॉर्म कर सकते हैं, यानी जो भी इसके अंदर डोमेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिंग 0 के अंदर, उसका एक सबसेट जो है वो रिंग 1 के अंदर मौजूद होगा। इसी तरह रिंग 1 के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स और उनके ऊपर ऑपरेशंस अलाउड हैं उसका सबसेट जो है वो रिंग 2 के अंदर होगा। तो इस तरह जो है इट कैन go up to the further higher levels. और फाइनली जो रिंग n-1 है उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स और उनके ऊपर जो ऑपरेशंस हैं they are the subset of the domain which belongs to ring n-2, वो उसका सबसेट होंगे। We can also say कि ring n-1 is a subset of ring 0 as well. क्यों? क्योंकि ring n-2 is subset of ring n-3. Similarly, n-3 will be subset of ring n-4 and that will be say subset of इसी तरह हम इसको बैक ट्रेस कर सकते हैं कि ring 2 जो है it is subset of ring 1 और ring 1 जो है it is subset of objects and privileges which are in ring 0. तो दिस मीन्स कि रिंग n-1 जो है इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स और प्रिविलेजेस हैं, एक्सेस राइट्स हैं, दे आर द सबसेट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड प्रिविलेजेस व्हिच आर इन रिंग 0. तो रिंग 0 जो है इट इज अ सुपरसेट, यू कैन से इट इज अ सुपरसेट, और जो बाकी सेट्स हैं वो तमाम के तमाम जो हैं डोमेन्स हैं वो इसका सबसेट हैं।